16 त्रियम के डाक हाउस में अदिति भाटिया हाउस। इस वक्त भाटिया जी किसी गहरी सोच में थे। वो अभी भी परेशान थे कि उनकी बेटी ऐसे बिन बताए कहाँ जा सकती है। तभी दरवाजे पर बेल बजी तो ताई ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर जिलाधिकारी अपने काबिल ऑफिसर्स के खड़े हुए थे। तभी रणविजय जी की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो वे जिलाधिकारी को देखकर खुश हो गए और तुरंत ही वे दरवाजे के पास पहुंचकर बोले, कैसे हो विनय? आज बड़े ही दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। कहो कैसे आना हुआ? मिनिस्टर रणविजय जी को अपने सामने देख वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर्स ने यहाँ तक कि जिलाधिकारी विनय श्रीवास्तव जी ने भी उन्हें सैल्यूट मारते हुए गुड इवनिंग विश किया। तो बदले में रणविजय जी ने उन सभी को स्माइल पास करते हुए कहा, अरे यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी मैं ना तो मिनिस्ट्री ऑफिस में हूँ और ना ही मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, तो तुम लोग ये सब सैल्यूट वगैरह मत किया करो। फिर विनय जी हंसते हुए रणविजय जी के गले मिलते हुए बोले, वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन बहुत दिनों से हमारी अदिति बिटिया से मुलाकात ही नहीं हुई, तो सोचा जब इधर ही से जा रहे हैं फिर क्यों ना अपनी राजकुमारी से ही मिलते चलें। रणविजय जी ने विनय जी के मुंह से जब अदिति का नाम सुना तो फिर से उनके माथे पर शिकन आ गई। विनय जी ने जब रणविजय जी के चेहरे पर शिकन के भाव देखे तो वे तुरंत ही रणविजय जी से बोले, भाई साहब क्या बात है, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? अगर कोई बात है तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर बता सकते हैं। रणविजय जी तब तक विनय जी और बाकी ऑफिसर्स को घर के लाकर हॉल में ही बिठा चुके थे और तब तक ताई भी सबके लिए चाय नाश्ता ले आईं और फिर ट्रे रखकर वापस किचन की ओर चली गईं। रणविजय जी ने सभी को चाय पास करते हुए समय की नजाकत को समझते हुए बोले, विनय दरअसल बात ये है कि अदिति आज कॉलेज गई थी, तब से अभी तक वापस ही नहीं आई। विनय रणविजय जी की परेशानी को कम करने के उद्देश्य से हंसते हुए बोले, अरे भाई साहब बस इतनी सी बात, आप चिंता क्यों करते हैं? हो सकता है कि बिटिया अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई हो और फिर वहाँ जाकर कॉल करना ही भूल गई हो। आप जानते तो हैं कि हमारी राजकुमारी कितनी नटखट है। विनय जी की बात सुनकर रणविजय जी की परेशानी थोड़ी कम हुई, मगर फिर भी वो पूरी तरह से अपने को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर वो विनय जी की बात पर अपनी असहमति जताते हुए बोले, विनय मेरी अदिति ऐसी नहीं है कि मुझे बिना बताए ही अपने किसी फ्रेंड के घर जाकर लेट नाइट पार्टी करे। अगर कभी वो जाती भी है तो भी वो कम से कम मुझे 10 बार फ़ोन करके मेरे हाल चाल जरूर लेती है। यार मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी। उसे तो भूख भी बहुत लगती है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। यार मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। रणविजय जी हालत को समझते हुए विनय जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जरूर अदिति को ढूंढ लेंगे। अदिति को ढूंढने के लिए जिलाधिकारी विनय जी ने अपने साथ आए सभी काबिल ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हुए बोले, जितनी जल्दी हो सके अपनी एक सीक्रेट टीम बनाओ और अदिति को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाओ। और हाँ, ये बात मीडिया तक किसी भी तरह से नहीं पहुंचनी चाहिए। ये मिशन आप लोग सीक्रेटली ही सोल्व करेंगे। अगले 24 घंटों में हमारी राजकुमारी हमारे सामने बिल्कुल सही सलामत होनी चाहिए। जिलाधिकारी के साथ आए सभी ऑफिसर्स ने यस सर कहकर मिनिस्टर रणविजय जी को और जिलाधिकारी विनय श्रीवास्तव जी को बारी बारी सैल्यूट करते हुए वहां से निकल गए। इधर दूसरी तरफ अदिति को त्रियम के डाक हाउस पर आंखों में पट्टी बांधते हुए ले जाया जा रहा था ताकि अदिति यहां से भाग ना सके, और पट्टी इसलिए भी बांधी गई थी क्योंकि ये त्रियम का डाक हाउस था और यहां पर बाहरी लोगों का आना भी सख्त मना था। कुछ ही देर में उन लोगों की गाड़ी घने जंगलों के बीचों बीच से होते हुए डाक हाउस के बाहर आकर रुकी। डाक हाउस बाहर से दिखने में किसी खंडहर की तरस लग रहा था। वो तो शुक्र है कि अदिति की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, वरना अदिति तो इस भूथा खंडहर के अंदर जाने से अच्छा खुद को शेर के पिंजरे में डालना ज्यादा आसान समझती थी। इस वक्त गाड़ी में मौजूद सभी गार्ड्स बस किसी भी तरह से जल्दी डाक हाउस पहुंचना चाहते थे, क्योंकि इतनी देर में अदिति ने उन लोगों को लगभग अपने खानदान का पूरा इतिहास बता डाला था, जिससे अब सभी बॉडीगार्ड्स बुरी तरह से थक गए थे। अगर उनका बस चलता तो वे अब तक अदिति को उसी घने जंगलों में जंगली जानवरों के बीच डाल चुके होते,
लेकिन बेचारे वो सब भी मजबूर थे, उन लोगों के पास अदिति बस झेलने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। जैसे ही उन लोगों की गाड़ी डाक हाउस के बाहर आकर रुकी तो उन सभी की आंखों में चमक आ गई और वे सब तुरंत ही धक्का मुक्की करके गाड़ी से नीचे उतर गए। इस धक्का मुक्की में वो लोग अदिति को तो ले जाना ही भूल गए। फिर उन सभी के हेड बॉडीगार्ड ने अपने जूनियर्स के साथ स्टोन पेपर सीजर करके ये डिसाइड किया कि जो हारेगा वही इस लड़की को अंदर लेकर जाएगा। लेकिन इन सब में उनका सीनियर ही हार गया। मगर फिर कुछ देर की बहस के बाद ही अदिति की आंखों की पट्टी खोलकर उसे अपने साथ डाक हाउस के अंदर गया। डाक हाउस के एंट्रेंस से लेकर उसमें बने रूम तक का फासला अदिति के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। एंट्रेंस से गुजरते ही अदिति का सामना जंगली कुत्तों से हुआ, जिनके नुकीले नुकीले दांतों के बीच से निकलती हुई लार उन्हें और भी ज्यादा खूंखार बना रही थी। उन जंगली खूंखार कुत्तों को देखते ही अदिति बोली, क्या तुम्हारा बॉस इनसे भी ज्यादा खूंखार है? उद्धरण चिन्ह। अदिति की बात सुनकर साथ चल रहे आदमी के चेहरे पर पसीना आ गया और वो घबराते हुए बोला, देखो तुम अपनी जबान संभालकर बात करो। अगर बॉस को पता चल गया कि आपने बॉस को इन कुत्तों से कंपेयर किया है तो वे जरा सा भी वक्त नहीं लगाएंगे तुम्हें इनका खाना बनाना में। उस आदमी की बात सुनकर अदिति को भी अब थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। फिर जैसे जैसे अदिति आगे बढ़ रही थी वैसे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। अगर सच कहूं तो त्रियम का डाक हाउस अदिति को पूरी तरह से चिड़ियाघर लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर इंसानों से ज्यादा तो अदिति को खूंखार जानवर दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब अदिति ने जैसे ही अपने सामने का नज़ारा देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। तो वहीं अदिति के साथ खड़े आदमी ने जब अपने सामने का नज़ारा देखा तो उसकी तो जैसे सांसें ही थम गईं। अब उसे अपने सामने उसकी मौत नजर आ रही थी। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड। 18 मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। जब अदिति ने अपने सामने के नज़ारा देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। तो वहीं जब अदिति के बगल वाले आदमी ने जब अपने सामने का नज़ारा देखा तो उसके पसीने छूटने लगे। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसे सांस ही न आ रही हो। उन लोगों के सामने जंगली खूंखार जानवर शेर था, जो कि शायद अपने पिंजरे से भागा हुआ था। उस शेर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह काफी भूखा हो। उसके लंबे लंबे लाल नुकीले दांत जो कि शायद किसी के खून से सने हुए थे, उसकी जीभ से लटकती हुई लार उसे खूंखार बना रही थी। अपने सामने का ऐसा नज़ारा देखकर उस आदमी के तो पसीने ही छूटने लगे। वो तो जैसे शेर को देखकर अपनी जगह जम सा गया था। मगर अदिति के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो तो बस एकटक उस शेर की आंखों में देखे जा रही थी। तभी वो शेर धीरे धीरे अदिति की तरफ ही बढ़ रहा था। अपने पास आता देख वो आदमी क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी ही जिम्मेदारी थी कि वो अदिति को सेफली उसके कमरे तक पहुंचाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो त्रियम उसे जान से मार देगा। तो दूसरी तरफ अगर वो यहाँ से इसी वक्त नहीं भागा तो वो शेर उसकी ही जान ले लेगा। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए उसने शेर का खाना बनने से अच्छा त्रियम के हाथों मरना उसे ठीक लगा। ये फैसला लेते ही वो तुरंत अदिति की परवाह किए बगैर ही वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। उसको भागता हुआ देखकर वो शेर तुरंत ही दौड़ते हुए अदिति की तरफ बढ़ने लगा। मगर अदिति उसके चेहरे पर जैसे मौत का खौफ दिख ही नहीं रहा था। वो तो बस एकटक उस शेर की आंखों में अपलक देखे ही जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उसे आंखों ही आंखों से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। जब उस आदमी ने शेर को दौड़कर उसी ओर आते हुए देखा तो फिर वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर भागने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये शेर अदिति की तरफ ही जा रहा है तो अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मगर वो कहते हैं ना कि किस्मत बड़ी ही बेवफा चीज होती है। ये कब किसके साथ बेवफाई कर बैठे ये कोई माई का लाल नहीं जान पाया। उस शेर ने अदिति के बाजू से होते हुए उसी भाग रहे आदमी पर झपट्टा मारा, और जो चीज़ आसानी से मिल जाए हम उसके लिए कभी मेहनत करते ही नहीं, हर वक्त और ज़्यादा की तलाश में ही रहते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। ठीक इसी तरह उस शेर ने भी ज़्यादा पाने की चाह में उसने अदिति को छोड़कर उस भाग रहे आदमी पर झपट्टा मार दिया, ये सोचकर कि वो अपने पास खड़ी इंसानी शरीर वाली लड़की का आसानी से शिकार लेगा। मगर यहीं पर उसने शायद गलती कर दी।
ये देखकर अदिति के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उस शेर ने थोड़ी ही देर में उस आदमी के चिथड़े चिथड़े कर दिए। उस आदमी का काम तमाम करने के बाद वो शेर अब अदिति की तरफ बढ़ने लगा और उसके नुकीले और लाल दांत जिनसे उस आदमी का खून टपक रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। तब तक शोर की आवाज सुनकर आसपास खड़े सारे बॉडीगार्ड्स भी आ चुके थे। जब उन्होंने अपने सामने उस खूंखार शेर को अदिति की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उन सभी लोगों ने अपनी अपनी बंदूकें लोड करके उस शेर की तरफ निशाना साधकर ऐसे खड़े हो गए मानो वे शिकार करने के लिए किसी के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही अदिति ने गन लोड होने की आवाज सुनी तो उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर किसी को भी गन न चलाने का इशारा किया। मगर कोई और भी था जो इस मंजर को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वो और कोई नहीं त्रियम ही था जो अदिति की हर हरकत पर अपनी पैनी नजर रखते हुए बस एकटक उसे ही घूरे जा रहा था। उसे देखकर इस वक्त ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अचानक से शेर कहाँ से आ गया, वो भी अदिति के सामने। तो बात ये थी कि त्रियम को अपने डार्क हाउस में वर्ल्ड के सबसे वाइल्ड जानवरों को रखना, जो उसकी ही तरह खतरनाक हो, बड़ा पसंद था। वो सिर्फ अदिति के चेहरे पर अपने लिए खौफ देखना चाह रहा था ताकि अदिति उसको देखकर ठीक वैसे ही डरे जैसे बाहरी लोग उससे डरते हैं। अदिति का बेबाकी से त्रियम का सामना करना कहीं ना कहीं त्रियम के ईगो पर चोट कर रहा था। बस इसलिए उसने अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ही उसने अपने डार्क हाउस के सबसे वाइल्ड जानवर को यूं खुला ही छोड़ दिया और उसे 2 दिनों तक भूखा भी रखा गया था ताकि उसका सबसे ज्यादा खूंखार रूप सामने आए। मगर त्रियम का अदिति को मारने का कोई इरादा नहीं था, उसका मकसद सिर्फ अदिति की अकड़ को अपने पैरों तले रौंदना था। ये सोचकर ही वह डेविल स्माइल कर रहा था, मगर अदिति के त्रियम के द्वारा भेजे गए बॉडीगार्ड को रोकना ये देखकर ही त्रियम की आंखें छोटी और कठोर हो गईं। इधर भाटिया हाउस में अब तक लगभग सभी नौकरों को पता चल चुका था कि अदिति गायब हो चुकी है। भाटिया साहब अपने सिर पर हौंथ रखे बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। तो वहीं सरला ताई भाटिया जी को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर उनका चेहरा देखकर ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था कि इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी ही देर में रणविजय जी का फोन बजा तो जब उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो झट से उन्होंने फोन उठा लिया। फोन की दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिससे भाटिया जी के हाव भाव तुरंत बदल गए और वे जल्द ही अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ सरकारी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गए। इधर अदिति के यूं इस तरह अचानक रोकने से सभी बॉडीगार्ड अदिति को हैरानी से देखकर अपने मन में सोचने लगे, कैसी पागल लड़की है, यहाँ मौत उसके सामने खड़ी है और इसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। लगभग वहाँ सभी लोगों के मन में इसी तरह की बातें चल रही थीं। कुछ लोग अदिति की बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे, तो वहीं कुछ लोग उसकी बहादुरी की तारीफें भी कर रहे थे। 19 मिस्टीरियस अदिति ने सभी बॉडीगार्ड्स को शूट ना करने का इशारा कर दिया था तो सभी बॉडीगार्ड्स त्रियम की तरफ देखने लगे मानो उससे पूछ रहे हों कि मास्टर अब क्या करना है। तो बदले में त्रियम ने भी उन सभी को आंखों ही आंखों में गन ना चलाने का इशारा किया। अब तो त्रियम भी देखना चाहता था कि अदिति क्या करने वाली है। इधर अदिति भी बिना कुछ रिएक्ट करे सीधा शेर की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त अदिति की आंखें इतनी भयानक लग रही थी कि जो शेर अदिति की तरफ उसे मारने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था वो भी डरकर अपनी ही जगह रुक गया। अब अदिति पूरी तरह से शेर के सामने खड़ी थी और शेर की गर्दन पर अपने हौंठ फिराकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त अदिति का बिहेवियर भी पूरी तरह से मिस्टीरियस लग रहा था। जब शेर को अदिति की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो वो भी अब तक पूरी तरह से शांत होकर वहीं अदिति के पैरों के पास बैठ गया था। ये देखकर त्रियम के माथे की लकीरें आपस में जुड़ सी गई थीं क्योंकि त्रियम ने जिस शेर को अदिति को डराने के लिए भेजा था वो कोई आम शेर नहीं था, वो अफ्रीका के सबसे वाइल्ड प्रजाति का जानवर था। उसे कंट्रोल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए त्रियम को भी अदिति का बिहेवियर बड़ा ही मिस्टीरियस लग रहा था और ऊपर से शेर के सामने अदिति का इतना नॉर्मल बिहेव करना जो कि कहीं ना कहीं बहुत अजीब था। इस वक्त अगर अदिति के सामने कोई नॉर्मल लड़की होती तो वो भी अब तक डरकर बेहोश हो चुकी होती।
शेर को कोई हरकत ना करते देखकर अदिति के फेस एक्सप्रेशन भी पूरी तरह से नॉर्मल हो गए थे। लेकिन अदिति तो अदिति ही थी, वो कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। अदिति ने तुरंत एक बॉडीगार्ड से फोन लेकर शेर के पास गई और फिर उसके साथ आड़े टेढ़े मुंह बनाकर दर्जनों सेल्फियां लेने लगी। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी गार्ड ने अपना सिर पीट लिया और फिर वे सभी वहां से चले गए। ऊपर टेरेस पर खड़े त्रियम की नज़र जब अदिति पर पड़ी तो उसने देखा कि अदिति शेर के सामने बैठी बड़े ही आराम से उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिनते हुए उसे रोज रात में ब्रश करके ही सोने की हिदायत दे रही थी। तभी अदिति को किसी की नज़रों की तपन अपने ऊपर महसूस हुई तो वह अपनी गर्दन हिलाकर डुलाकर इधर उधर देखने लगी। तभी अदिति की नज़र त्रियम की नज़रों से जा टकराई, जो एकटक अदिति को ही घूरे जा रहा था। अपने आप को घूरता पाकर अदिति ने भी त्रियम को अपनी बत्तीसी दिखा दी। अदिति को यूं हंसता देखकर त्रियम बुरी तरह से चिढ़ गया। एक तो उसका अदिति को डराने का प्लान फेल हो और ऊपर से अदिति की मुस्कुराहट कहीं ना कहीं त्रियम को अखरने लगी थी। फिर त्रियम चिढ़ते हुए अपने एरोगेंट आवाज में अदिति से बोला, हंसते हुए बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो, कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और फिर अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करके अदिति पर नज़र रखने का बोल बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। ये सुनकर तो जैसे अदिति की मुस्कान जैसे गायब सी हो गई। अब वो त्रियम को घूर घूर कर देखे जा रही थी और तब तक देखती रही जब त्रियम वहां से चला नहीं गया। आज त्रियम को ब्लैक सोल के साथ एक डील साइन करने जाना था। ये डील त्रियम के लिए बड़ी ही खास थी, इसलिए ब्लैक सोल के लीडर ने त्रियम के लिए खासकर मुंबई के एक फेमस नाइट क्लब में पार्टी रखी थी और वो पार्टी भी बड़ी ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज की जानी थी, क्योंकि आज की पार्टी में ब्लैक ईगल का डॉन यानी कि त्रियम सिंह शेखावत खुद आने वाला था और ये डील पूरी तरह से इल्लीगल थी। इसलिए मुंबई के कुछ बड़े ऑफिसर्स को घूस भी खिलाई जा रही थी ताकि डील साइन होने तक कोई भी रुकावट न आए। इसलिए हर चीज़ बड़ी ही गुपचुप तरीके से की जा रही थी। इधर अदिति रूम में पहुंची और तुरंत ही उसने फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगा दी। दरअसल अदिति का शेर के साथ सेल्फी लेना और खुद की ही किडनैपिंग करवाना ये अदिति का ही फेंका हुआ जाल था, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गई थी। दूसरी तरफ से फ़ोन उठ जाने पर अदिति तुरंत ही बोली, काम हो गया है, मैं उसके डार्क हाउस में पहुंच चुकी हूँ, इसलिए अब आगे का प्लान एग्जीक्यूट करो, मगर किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। इतना कहकर अदिति ने फ़ोन काट दिया और गहरी सांस लेकर बेड पर फैल गई। थकावट होने के कारण वह जल्द ही नींद की आगोश में भी चली गई। इधर मिनिस्टर भाटिया के सामने अदिति के कॉलेज की C0 टीवी 0 फुटेज चल रही थी, जिसमें साफ साफ दिख रहा था अदिति ने ही खुद की किडनैपिंग करवाई है। ये देखकर मिनिस्टर भाटिया की आंखें छोटी हो गई। फिर कुछ सोचते हुए वो अपने मन में बोले, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है, करना क्या चाहती है ये। वो ये समझती क्यों नहीं कि त्रियम उसके लायक नहीं है। वो एक क्रिमिनल है और एक क्रिमिनल के साथ मैं अपनी बेटी को हरगिज अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे उस पर कोई भी पाबंदी क्यों ही ना लगानी पड़े, मैं उसे उसकी माँ के कातिलों के घर कभी नहीं जाने दूंगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मिनिस्टर भाटिया मिनिस्ट्री ऑफिस में बैठे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनका मोबाइल फ़ोन बजा। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, इसलिए उन्होंने फ़ोन पिक कर जैसे ही हेलो कहा तो दूसरी तरफ से आई आवाज़ को सुनकर शॉक्ड रह गए। ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि त्रियम की ही थी, जो उन्हें फ़ोन पर ही धमकी दे रहा था। त्रियम बालकनी में जाकर अपने मुंह से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए शातिर मुस्कान लिए बोला, कैसे हो मिनिस्टर? उद्धरण चिन्ह। मिनिस्टर भाटिया गरजते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन कॉल करने की? त्रियम मिनिस्टर की बात का कोई जवाब न देते हुए बोला, बातों से तो लगता है ठीक ही होगे, वैसे मुझे क्या करना तुम्हारा हाल चाल लेकर, तुम मरो चाहे जियो। वैसे अब तक तो तुम्हें तुम्हारी कार्टून बेटी के गायब होने की खबर मिल ही चुकी होगी, क्यों मिनिस्टर? उद्धरण चिन्ह।
मिनिस्टर भाटिया ने जैसे ही त्रियम के मुंह से अपनी बेटी का जिक्र सुना तो वे शांत हो गए, क्योंकि इस वक्त उनके द्वारा की गई बस एक गलती, फिर चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, उनकी बेटी की जान तक ले सकती थी। इसलिए वे शांत मगर गंभीर लहजे में अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए त्रियम से बोले, तुम चाहते क्या हो मेरी बेटी से? क्यों उसे किडनैप किया है? ध्यान रहा, अगर मेरी बेटी को एक भी खरोच तक आई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समझ में आई बात? मिनिस्टर की बात सुनकर त्रियम ने अपने मुंह से सिगरेट निकालकर जमीन पर फेंक दी और उसे अपने पैरों के नीचे लाकर ऐसे मसल दिया मानो वो मिनिस्टर के मुंह को अपने पैरों तले रौंद रहा हो। फिर त्रियम खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला, मिनिस्टर मिनिस्टर मिनिस्टर, मुझे ना तुम नेताओं की यही आदत बड़ी अच्छी लगती है कि तुम लोग सीधा मुद्दे की बात जो करते हो। पहली बात, मुझे तुम्हारी उस सो कॉल्ड कार्टून जैसी बेटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और रही दूसरी बात तो जितनी जल्दी तुम मेरे आदमियों को छोड़ दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी बेटी तुम्हारी सामने होगी, वरना मैं भी ये नहीं जानता कि तुम्हारी बेटी को कब तक मैं अपने भूखे जानवरों से बचा पाऊंगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे आदमियों को छोड़ो, वरना। मिनिस्टर भाटिया गुस्से से त्रियम की बीच में ही काटते हुए चिल्लाकर बोले, तुम अपनी औकात में रहो। अगर मेरी बेटी को एक भी खरोच तक आई ना तो तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जान ले लूंगा। और भूलो मत, मेरी बेटी अदिति तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तो तुम उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगे। त्रियम मिनिस्टर की बात पर हंसते हुए बोला, अरे भाटिया साहब, कौन सी दोस्त और किसकी दोस्त? त्रियम का उससे कोई रिश्ता नहीं है, समझे। और रही बात उसको कुछ करने की, तो त्रियम के लिए उसका काम सबसे पहले आता है, जिसको निभाने के लिए मैं रिश्ते या फिर दोस्ती को भी दांव पर लगा सकता हूँ। इसलिए मुझे किसी भी तरह के रिश्ते में बांधने की कोई बिल्कुल मत करना। मेरी जिंदगी में इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। इतना कहकर त्रियम गुस्से से अपने रूम का शीशा तोड़ देता है। तो वहीं रणविजय जी भी त्रियम का जवाब सुनकर एक सुकून भरी सांस लेकर छोड़ते हुए खुद से ही बोले, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है बेटे कि तुम अपनी अदिति को कुछ नहीं करोगे। बस अगर भरोसा नहीं है तो वो अपनी बेटी पर। उसके अंदर अभी भी बचपना भरा हुआ है। उसने हमेशा से ही तुम्हें चाहा है और मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी बेटी तुम्हारे अंदर की बुराई जरूर मिटा देगी। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के कर्मों की सजा नहीं भुगतने दूंगा। इतना कहकर वह सेंट्रल जेल की तरफ अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। इधर त्रियम मिनिस्टर रणविजय भाटिया से बात करने के बाद त्रियम अपने कमरे में रखी हुई हर चीज को बड़े ही गुस्से में यहाँ वहाँ फेंक रहा था। थोड़ी ही देर में उसका लग्जरी कमरा कबाड़ा हो चुका था। 20 पीटर की हैवानियत और मास्क गर्ल। इधर मिनिस्टर भाटिया सेंट्रल जेल में पहुंच चुके थे। सरकारी गाड़ी से उतरने के फौरन बाद वे लंबी चाल चलते हुए वहां के जेल के ऑफिस की ओर बढ़ गए। रास्ते में जितने भी सिपाही अपनी ड्यूटी दे रहे थे वो सभी मिनिस्टर साहब को देखते ही सैल्यूट करने लगे और मिनिस्टर भाटिया भी उन सभी के अभिवादनों का सिर हिलाते हुए जवाब दे रहे थे। थोड़ी ही देर में वे जेल के ऑफिस भी पहुंच गए। मिनिस्टर भाटिया जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि लगभग 24-25 की उम्र वाला एक लड़का, जिसकी कंजी आंखें, गंठीला बदन और राइट की आईब्रो पर लगा हुआ एक कट सलोना रंग हेजल कलर पर घुंघराले बालों वाला एक लड़का अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे किसी क्रिमिनल का बायोडेटा चेक कर रहा था। तभी उसको महसूस हुआ कि शायद कमरे में कोई है, तो जब उसने सिर उठाकर अपने सामने मिनिस्टर साहब को देखा तो वो झटके से अपनी सीट से खड़ा होकर तुरंत अपना सीना तानकर सैल्यूट करते हुए बोला, जय हिंद सर। मिनिस्टर भाटिया ने उसको मुस्कुराते हुए जय हिंद ऑफिसर जवाब देकर उसे बैठने का इशारा कर खुद भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गए। उनके बैठने के थोड़ी देर बाद ही एक हवलदार भी अभिवादन करते हुए अंदर आया और 2 कप चाय टेबल पर रखकर वहां से चला गया और कैदियों के ऊपर नजर रखकर अपनी ड्यूटी करने लगा। तो वहीं उस हवलदार के चाय रखने के बाद वो लड़का मिनिस्टर भाटिया की तरफ मुस्कुराकर चाय पास करते हुए बोला, कहिए मिनिस्टर सर, कैसे आना हुआ और आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे ही फोन करके बुला लिया होता। रणविजय जी चाय का सिप लेते हुए बोले।
नील बेटे कुआं प्यासे के पास नहीं जाता बल्कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है। नील खन्ना वैसे तो सेंट्रल जेल के जेलर और एक काबिल अफसर भी हैं, पर ये सीक्रेट एजेंट भी हैं जो खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और उनके सारे इलीगल धंधों को जड़ खत्म करने के लिए सरकार इन्हें इनकी टीम मेंबर्स के साथ सीक्रेट मिशन पर भेजती है। इन्होंने अपने हुनर और काबिलियत से ना जाने देश का कितनी बार ही सिर गर्व से ऊंचा किया है। नील भी चाय की चुस्कियां लेते हुए बोले, तो ये कुआं भी हर वक्त देश की प्यास बुझाने के लिए तैयार है। कहिए कैसे ये कुआं आपके काम आ सकता है। मिनिस्टर भाटिया एक लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए सीक्रेट कोडवर्ड में बोले, बात ही कुछ ऐसी है बेटे, मधुमक्खियों का झुंड एक बार फिर से इकट्ठा हो रहा है। एक बार फिर से ब्लैक ईगल और ब्लैक सोल के बीच डील होने वाली है। सुना है शहद इकट्ठा करने के लिए इस बार उनके मंत्री ब्लैक सोल ने जश्न का ऐलान भी किया है अपने राजा ब्लैक ईगल के लिए। इस बार ब्लैक सोल ने डील साइन करने बाद ब्लैक ईगल के लिए पार्टी का ऐलान भी किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके जश्न में किसी भी तरह की हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम इनकी पार्टी में हमारे खास कमांडरों को लेकर जाओ। और मैंने सुना है इस बार मक्खियों के कई झुंड एक साथ जश्न मनाने वाले हैं। इस बार कई सारे गैंगस्टर भी आएंगे। ध्यान रहे मेहमानों को किसी भी चीज की तकलीफ ना हो, उनके ऊपर अपनी नजर रखो। पार्टी के बाद सभी मेहमानों के रुकने के इंतजाम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। पार्टी होते ही वहां छापामारी करके उन्हें जेल की हवा खिलाओ। नील चाय का कप एक साइड रखते हुए बोले, आपके मेहमान हमारे मेहमान होंगे, इसलिए आप चिंता ना करें। इस बार शहद हमारे हाथ ही लगेगा और फिर उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं खुद इसका ध्यान रखूंगा। आप चिंता ना करें, वो देश के गद्दार हैं। डील जैसे ही मेरी सामने होगी मैं रेड शुरू कर दूंगा। मिशन में कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए मैं खुद जाऊंगा। मिनिस्टर भाटिया ऑफिसर नील खन्ना से हाथ मिलाते हुए बोले, ख्याल रखिएगा, जश्न आज रात को अपोलो नाइट बार में होगा। इतना कहकर मिनिस्टर साहब अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ सरकारी गाड़ी में बैठकर कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गए। इधर त्रियम के कमरे की हालत बहुत खराब हो गई थी। जगह जगह कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े हुए थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और त्रियम ब्लैक सूट में बाहर आया। इस वक्त वो पूरी तरह से एक खूंखार गैंगस्टर लग रहा था। बाथरूम से वापस आकर त्रियम ने अपने बाल जेल लगाकर सेट किए और मेंस परफ्यूम लगाकर अपनी बंदूक कमर में खोंसी और हाथ पैरों की स्लीव्स में तेज धारदार वाली चाकू छिपाकर अदिति के कमरे की ओर बढ़ गया। अदिति के कमरे में आकर त्रियम ने देखा कि अदिति अपने बिस्तर पर बड़ी ही बेतरतीबी से सो रही थी। वो आधे बेड पर थी और आधी जमीन पर और उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर थे, जिससे उसके सीने के उभार साफ साफ पता चल रहे थे, जो कि काफी तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। कमरे में आकर त्रियम ने सबसे पहले एक गहरी लंबी सांस ली, मानो वो खुद को अदिति को प्यार करने से रोक रहा हो। फिर अदिति को अपनी बाहों में उठाकर ठीक से उसको बेड पर सुलाया। उसके बाद उसके दोनों हाथ जो उसके कंधे से थोड़ा ऊपर जा रहे थे उसे नीचे किया, जिससे अदिति का सीना जो नॉर्मल साइज से थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा था, जिसके वजह से उसकी शर्ट उसके सीने से टाइट दिख रही थी, उसे ठीक करके अदिति को चादर से अच्छे ढक करके रूम की लाइट ऑफ करके बाहर आ गया। त्रियम के बाहर आते ही सारे आदमी अलर्ट होकर अपनी अपनी बंदूकें लिए गाड़ी में बैठ गए। सबसे पहले त्रियम की गाड़ी निकली, उसके बाद उसके सारे आदमियों की गाड़ी, जो लगभग त्रियम की गाड़ी के पीछे पीछे ही चल रही थी। एक आलिशान होटल जिसकी ऊंचाई लगभग बुर्ज खलीफा के 75% तक होगी। उस होटल के लोगों में अरेबिक स्टाइल में सोम प्लाजा लिखा हुआ था। उस इमारत में लगभग 2500 कमरे होंगे। उसकी लंबाई बाहर से जितनी थी उतनी ही लगभग जमीन के अंदर भी थी। ग्राउंड फ्लोर पर ब्लैक सोल का कब्जा था, जिसमें उनका लीडर अपने सभी काले कारनामे जमीन के नीचे से ही करता था, ताकि पुलिस को कभी भी उनके इस काले कारनामों के बारे में भनक तक ना लग सके। उसी होटल के टॉप फ्लोर के एक कमरे से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उस आवाज को सुनकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर किसी लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही हो। लगभग 3 घंटे के बाद उस कमरे में दिल को चीर देने वाला सन्नाटा सा छा गया। तभी एक आदमी जो कि ब्लैक कलर के सूट में था,
उसके सूट के लोगों में बड़ी ही अजीब तरह से ब्लैक सोल लिखा हुआ था। उसने दरवाजा खटखटाया। तभी थोड़ी ही देर में अंदर से एक आदमी सूट बूट में सिगार का कश भरते हुए बाहर निकला। उसके फेस एक्सप्रेशन बड़े ही जानलेवा लग रहे थे। तभी वो आदमी धुआं छोड़ते हुए बोला, कहो क्या बात है। दूसरा आदमी सिर झुकाते हुए, चलिए बॉस, ब्लैक सोल का प्राइवेट जेट रेडी हो चुका था और अपोलो की सिक्योरिटी हाई करवा दी गई है। बस थोड़ी ही देर ब्लैक ईगल भी पहुंचने वाले हैं। वो आदमी जवाब में बस हम बोलकर आगे बढ़ गया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्लैक सोल का लीडर पीटर जैक्सन था। पीटर की उम्र लगभग 30-35 के आसपास थी। वो काफी रंगीला आदमी था। पीटर एक नंबर का हैवान था। उसने न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर उनको मौत के घाट उतारा था। पीटर और उसके सभी आदमियों के रूम से निकल जाने के बाद एक मास्क गर्ल उस रूम के अंदर गई तो उसने जब वहां का नज़ारा देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले और दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। दरअसल अंदर पीटर ने लगभग एक 16-17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ बड़ी ही बेरहमी से रेप किया था और उसका बदन बेड पर बिना कपड़ों के ही बेजान सा पड़ा था। उस लड़की की आंखें एकदम लाल थी, मानो वह बहुत ही रोई हो। उस लड़की के शरीर पर खासकर उसके सीने पर काटने और चबाने के घाव पड़े हुए थे जिसमें से खून निकल रहा था। उस लड़की के शरीर पर जगह जगह जलने के निशान भी पड़े हुए थे और उसके गुप्तांग में भी काटने और चोट के निशान पड़े हुए थे, जो कि पीटर के द्वारा की गई हैवानियत का दावा कर रहे थे। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में जान ही ना बची हो। तभी दूसरी लड़की जो कि कमरे के अंदर आई थी, उससे ये नज़ारा सहन नहीं हुआ और उस बेड पर पड़ी लड़की के पास गई और उसे चादर से ढककर उसके हाथों के नब्ज चेक की। नब्ज चेक करने पर उस लड़की को पता चला कि उसकी सांसें धीरे धीरे भारी हो रही हैं, मतलब वो किसी भी वक्त मौत के मुंह में जा सकती है। ये देखकर मास्क गर्ल ने उस लड़की के हाथों को अपने हाथों में लेकर मुंह छिपाकर रोने लगी। तभी उस बेहोश हुई लड़की को जब अपने हाथों पर एक जाना पहचाना एहसास हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उस लड़की ने सिर उठाकर अपने पास बैठी लड़की को देखा तो उसकी आंखों से भर भराकर आंसुओं की धारा बहने लगी। वो लड़की अपने सामने बैठी लड़की का होंठ अपने सिर पर रखते हुए बेतहाशा रोते हुए बोली, दीदी, आपको मेरी कसम, उस आदमी ... को बसे बुरी मौत देना ताओ की वो मेरी तरह की किसी दूसरी लड़की की जिंदगी ना बर्बाद कर पा। दीदी, आपको मेरी कसम उस आदमी को सबसे बुरी मौत देना ताकि वो मेरी तरह किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर पाए। तभी वो मास्क गर्ल रोते हुए बोली, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी कसम मेरी बहन, उस हैवान को मौत से भी बदतर सजा दूंगी। तेरी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी मेरी बच्ची। तभी उस मास्क गर्ल को उस लड़की का होंठ झूलता हुआ महसूस हुआ। जब उसने अपना सिर उठाकर उस लड़की के चेहरे की ओर देखा तो वो मास्क गर्ल रो पड़ी। उसकी चीख में इतना दर्द था मानो वो बदले की आग में जल रही हो। वो बेड पर पड़ी मासूम लड़की पीटर की हैवानियत सह ना पाए और अपना निर्जीव शरीर छोड़कर मौत को गले लगा ली। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड।